हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर पी के क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज फिर इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 लेकर के आप लोगों के सामने हूं। और आज के पार्ट में कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिसे एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न क्या हैं और कितने बेहतरीन प्रश्न हैं वो। तो पहला प्रश्न जो बोल रहा है वो है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से एक्स वस्तु यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से एक्स वस्तु की मांग में कमी आ जाती है तो एक्स वस्तु होगी, यानी वस्तु का एक्स वस्तु का नेचर पूछ रहा है कि ये एक्स वस्तु किस प्रकार की होगी। तो कहा जा रहा है कि अगर कोई उपभोक्ता है उसकी आय अभी 10,000 है तो वो वस्तु एक्स की मान लेते हैं इतनी मात्रा का वो मांग करती है। अगर यही आय जो है इनकम, यही आय अगर बढ़ करके 20,000 हो जाए, बढ़ करके 20,000 हो जाए तो एक्स वस्तु की अब बस इतनी सी मात्रा को वो डिमांड करते हैं। ऐसा क्यों और ऐसा किस वस्तु के साथ होता है? तो जीवन रक्षक वस्तु, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह की वस्तुएं पूर्णतः बेलोचदार होती है। आवश्यक वस्तु, ये भी बेलोचदार होती है, तो ये दोनों आंसर मेरा नहीं हो सकता। विलासिता वस्तु, ये तो पूर्णतः लोचदार होती है, ये भी हमारी आंसर नहीं हो सकता है। घटिया वस्तु, हाँ ये करेक्ट आंसर है मेरा कि इस प्रश्न का आंसर जो है वो है घटिया वस्तु। क्योंकि अगर मेरी आय बहुत कम है तो हम खराब सामान का भी इस्तेमाल करने के लिए मजबूरन तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर आय का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाए तो हम किसी भी हालात में घटिया वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फाइनल है, अगर घटिया वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी मांग घटेगी ही, उसकी मांग क्या होगी? घटेगी। इसलिए आंसर डी हमारा सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग, कितने वस्तु? दो वस्तु, दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? पूरक वस्तु का एक संयोग है। सबसे पहले जानेंगे पूरक वस्तु होता क्या है। पूरक वस्तु यानी किसी एक चीज का दो अंग है, किसी एक चीज का दो अंग है, एक लेफ्ट तो एक राइट, एक लेफ्ट तो एक राइट। मान लीजिए राइट है तो ये लेफ्ट होगा, तो वो होता है पूरक वस्तु, जो एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता है, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है कि कौन है पूरक वस्तु का संयोग। तो चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी तो पूरक वस्तु नहीं हो सकता है कि दोनों एक साथ चले। अगर चाय हमें उपभोग करने की इच्छा ना हुई तो हम कॉफ़ी का उपभोग कर सकते हैं। गुड़ और चीनी, गुड़ और चीनी भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन चाय और चीनी, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब समझते हैं चाय और कॉफ़ी क्या होता है कि ये फुल्ली कॉम्पिटेटिव वस्तु होता है, या स्थानापन्न वस्तु भी बोल सकते हैं कि अगर चाय नहीं मिली तो उसकी जगह पर हम कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कॉफ़ी नहीं मिली तो कॉफ़ी के स्थान पर चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार गुड़ की जगह पर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन भी सेम है कि लक्स साबुन और डव साबुन, कि अगर किसी दिन हमें लक्स साबुन का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो हम डव साबुन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और डव का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो हम लक्स का कर लेते हैं। यानी ये सब वस्तु कॉम्पिटिटिव वस्तु होता है। कौन कौन? तो लक्स और डव साबुन, गुड़ और चीनी, चाय और कॉफ़ी, इसे स्थानापन्न वस्तु भी कहते हैं। और ये प्रतियोगी वस्तु भी होता है। क्यों? कि अगर एक का मूल्य बढ़ेगा तो दूसरा शुरू कर देंगे। यहाँ भी गुड़ का मूल्य बढ़ेगा तो चीनी इस्तेमाल कर देंगे, कॉफ़ी का मूल्य बढ़ेगा तो चाय पी लेंगे। ये सारी वस्तुएं होती है प्रतियोगी वस्तु। लेकिन चाय और चीनी जो होती है ये दोनों पूरक वस्तु होता है, क्योंकि अगर चीनी नहीं है तो चाय तैयार नहीं हो सकती है, और चाय नहीं है तो फिर चीनी के बिना चाय तो वैसे भी तैयार नहीं हो सकती है। इसीलिए पूरक वस्तु जो हमारी है वो कौन है? चाय और चीनी। अब आगे देखते हैं। कहता है किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? भौतिक संबंध यानी बोलता है उत्पादन और उत्पादन की उत्पत्ति के साधन के बीच का संबंध। तो हम लोग पढ़े हैं कि उत्पादन और उनके साधनों के बीच एक फलनात्मक संबंध होता है, कि इस भौतिक संबंध को हम लोग क्लेरिफाई कर सकते हैं। फलनात्मक संबंध होता है, उसका फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे कि मान लेते हैं कि हम एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो इसका जो फलनात्मक संबंध होता है वो एफ इंटू साधन में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डॉट 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 अनेकों चीज़ ले सकते हैं। तो वही ये जो संबंध होता है कि उत्पादन की जाने वाली वस्तु एक्स और उनके साधन के बीच जो ये संबंध पाया जाता है ये फलनात्मक संबंध होता है। ये क्या होता है? फलनात्मक संबंध होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है कि लागत फलन तो होगा ही नहीं, उत्पादन हो रहा है। तीसरा आगम फलन, ये नहीं हो सकता है। मांग फलन तो मांग के रिस्पेक्ट में होता है, तो ये भी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहता औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होते हैं तब क्या होता है? जब औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत, यहाँ उत्पाद आप लोग डाल लेंगे, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं तो क्या होता है? पहला बोल रहा है कि औसत उत्पादन अधिकतम होता है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है सीमांत उत्पादन शून्य होता है। तीसरा ऑप्शन है सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है। चौथा ऑप्शन है सीमांत उत्पाद
अधिकतम होता है। ये दोनों ऑप्शन सेम ही है तो कोई बात नहीं है, ये हमारा आंसर भी नहीं है तो इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए तो ये दोनों में से कौन हमारा आंसर होगा वो देखते हैं। ये रहा आपके सामने औसत और सीमांत का डायग्राम। तो औसत और सीमांत का डायग्राम क्या होता है कि ऐसे सीमांत उत्पादन तेज़ी से उठता है और वैसे ही तेज़ी से गिरता है। ये होता है आपका MP मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन, और ये हमारा होता है औसत उत्पादन। ये होता है औसत उत्पादन जो कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ये हो गया AP, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो ये जगह पर दोनों समान होते हैं, इस जगह पर दोनों समान होता है कौन, AP और MP। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब दोनों बराबर होता है तो क्या होता है, ऑप्शन मैच करते हैं। औसत उत्पादन अधिकतम होता है, औसत उत्पादन, हाँ ऑप्शन तो मैच कर गया कि ये यहाँ आए उसके बाद फिर धीरे धीरे घटना शुरू कर दिए, तो यानी ऑप्शन ये तो मेरा करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, कहता है सीमांत उत्पादन शून्य होता है। सीमांत उत्पादन तो इस जगह शून्य होता है, यहाँ तो ये शून्य होता नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन बी सही नहीं है। CD तो पहले काट चुके हैं, इसलिए करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन यही है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यदि कुल लागत TC, कुल लागत क्या है TC, उत्पादन की मात्रा Q, तो सीमांत लागत का सूत्र, यानी ये MC बराबर पूछ रहे हैं, MC बराबर वाट। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीमांत लागत होता क्या है। तो सीमांत लागत जो MC होता है वो एक अतिरिक्त इकाई लागत है, एक अतिरिक्त इकाई लागत। तो इसे बाय एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं 4 यूनिट का अगर हम उत्पादन किए और हमारी लागत 100 रुपये है, हमारी लागत 100 रुपये है, और 5वां यूनिट का जैसे ही हम उत्पादन किए लागत हमारी 115 हो गई। लागत अगर हमारी 115 रुपये हो गया तो एक अतिरिक्त यूनिट पर हमारा अतिरिक्त लागत कितना पड़ा, हमारा अतिरिक्त लागत 15 रुपये पड़ा। तो यही जो अतिरिक्त इकाई लागत हमें पड़ रहा है कि एक यूनिट उत्पादन हम करने के लिए बढ़े तो हमें लागत 15 रुपये बढ़ाना पड़ा। तो इस वजह से इन दोनों का अनुपातिक रिलेशन ही MC का फॉर्मूला दर्शाता है। तो देखते हैं, यहाँ बोल रहा है कि TC में परिवर्तन, डेल्टा TC मतलब होता है TC में परिवर्तन, तो टोटल कॉस्ट में यहाँ परिवर्तन हुआ है, ये डेल्टा Q यानी उत्पादित वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, यहाँ भी परिवर्तन हुआ है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। अब प्रश्न अगला देखते हैं, खाली जगह अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। खाली जगह अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे पहले कीमत सिद्धांत जो होता है वो किसी एक वस्तु के संबंध में स्थापित किया जाता है। कीमत जब भी किसी चीज़ का डिफाइन किया जाता है तो वो किसी एक वस्तु के बारे में, ऐसा नहीं कि पूरी बाजार की वस्तु को एक साथ लपेट करके उसका कीमत फाइनल कर दें। तो जब एक वस्तु का कीमत एक बार में निर्धारित हो रहा है तो एक चीज़ों का अध्ययन तो हमेशा व्यष्टि में ही किया जाता है। एक चीज़ों का अध्ययन हमेशा व्यष्टि में किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यष्टि को ही सूक्ष्म कहा जाता है। ये छोटी इकाइयों का अध्ययन यही व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। समष्टि के अंतर्गत तो संपूर्ण चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तब गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है? गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है? ये ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री है। गॉसेन जो है वो ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री है। तो इसका गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है? तब मांग का नियम, ये तो होगा नहीं, ये ऐसे भी गलत है। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, गॉसेन का प्रथम नियम यही है। तीसरा है मांग की लोच, ये गलत है। सम सीमांत उपयोगिता नियम जो होता है ये गॉसेन का ही द्वितीय नियम है। ये गॉसेन का ही क्या है? द्वितीय नियम है। तो याद रहेगा आप लोगों को, गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है? सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। और गॉसेन का द्वितीय नियम कौन सा है? सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो प्रथम नियम पूछा है, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न 8 कहता है पैमाने का प्रतिफल नियम किस काल से संबंधित है? तो काल का मतलब होता है समय। तो देखते हैं किससे संबंधित है पैमाने का प्रतिफल नियम। ऑप्शन हमारे सामने है अल्पकाल से, अति अल्पकाल से, ये तो पहले ही खत्म होगा। तीसरा ऑप्शन है शीतकाल से, ये भी खत्म हो गया। अब दो ऑप्शन हमारे सामने है, तो ऑप्शन ए अल्पकाल से और ऑप्शन डी दीर्घकाल से। तो पैमाने का प्रतिफल नियम जो संबंधित होता है वो दीर्घकाल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? दीर्घकाल से। अल्पकाल से संबंधित जो होता है वो होता है परिवर्तनशील अनुपात नियम। कौन संबंधित होता है? परिवर्तनशील अनुपात नियम संबंधित होता है। किससे? अल्पकाल से, परिवर्तनशील अनुपात नियम। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तब औसत उत्पाद में रिलेशन पूछा है, तब औसत उत्पाद में क्या होता है? यानी जब सीमांत उत्पाद
औसत उत्पाद से कम होता है, तो ये क्वेश्चन हम लोग आगे भी कर चुके हैं शायद 2 या 3 में। तो देखते हैं एक बार फिर से इसका फिगर बना करके कि दोनों में किस तरह का रिलेशन है। तो क्या समझाए थे कि जो तेज़ी से जा करके तेज़ी से उतर जाता है वो सीमांत उत्पाद होता है, एमपी होता है, और जो धीरे धीरे जाता है और धीरे धीरे उतरता है वो औसत उत्पाद एपी होता है। तो रिलेशन क्या पूछा, इस जगह पर दोनों बराबर होते हैं, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। यहाँ औसत उत्पाद भी इस जगह पर अधिकतम होता है, लेकिन पूछा है कि जब सीमांत उत्पाद औसत से कम होता है तो सीमांत उत्पाद तो इधर कम है, इस साइड ये बिंदु मान लेते हैं, अगर इसको ओ ले लेते हैं तो बिंदु ओ के नीचे सीमांत उत्पाद जो है औसत से कम है, लेकिन इस जगह पर औसत क्या है, तो तब औसत उत्पाद में क्या होती है, तब औसत उत्पाद में देख रहे हैं कि कमी हो रही है। तो ऑप्शन देखते हैं, कमी होती है, तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कुल उत्पाद टीसी, सही बात है, कुल स्थिर उत्पाद लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी में क्या संबंध है। ये चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत ही सिंपल है कि टीसी यानी कुल लागत क्या होता है कि टीएफसी मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत प्लस टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल परिवर्तनशील लागत, कि स्थिर साधनों पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, स्थिर साधनों पर, ये हो गया हमारा स्थिर साधन, और ये हमारा है परिवर्तनशील साधन, ये है परिवर्तनशील साधन। तो कहता है कि कुल लागत, तो कुल तो भाई जिसमें स्थिर भी रहे, स्थिर पर जितना हम खर्च किए वो भी रहे, और परिवर्तनशील पर जितना खर्च किए वो भी रहे, दोनों एक साथ जब रहेगा तो ही तो निकलेगा कुल लागत। तो देखते हैं टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी कहाँ पर है, तो ये तो माइनस में है, ये गलत हुआ। टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो परिवर्तन की दर अभी अभी एक दो क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि परिवर्तन की दर हमेशा सीमांत होती है, कि मान लीजिए 2 पर हमें जो टोटल रेवेन्यू पड़ रहा है वो 40, 2 यूनिट पर हमें टोटल रेवेन्यू मिल रहा है 40, और तीसरा पर हमें रेवेन्यू मिल रहा है 42 या 44 ही ले लेते हैं, कि 2 पर हमें रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है कितना 40 की, और 3 पर प्राप्त हो रही है 44 की। तो यहाँ जो 1 यूनिट पर प्रति इकाई जो परिवर्तन आया, इधर से 1 इकाई का परिवर्तन आया है और इधर से 4 आया, तो जो ये प्रति इकाई परिवर्तन है ये मेरा होता है मार्जिनल, सीमांत होता है। क्या होता है सर, सीमांत होता है। तो ये सीमांत आगम हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है कुल आगम, ये होगा नहीं, औसत आगम ये होगा नहीं, औसत लागत ये होगा नहीं, सीमांत आगम ये मेरा सही आंसर है। अब आगम का एक कॉन्सेप्ट है कि आगम सर क्या होता है, तो आगम जो होता है वो इंग्लिश में इसे रेवेन्यू कहते हैं, इंग्लिश में इसे रेवेन्यू कहते हैं, और आगम होता है विक्रय मूल्य प्लस लाभ। आगम क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस लाभ। जब विक्रय मूल्य में लाभ जोड़ देते हैं तो उसी को कहते हैं आगम। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 पढ़िए जरा इसे, क्या कह रहा है। कहते जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में खाली जगह होती है। मांग भी बढ़ रही है, पूर्ति भी बढ़ रही है। मानिए कि अगर 40 वस्तु की मांग हुआ और 40 की पूर्ति कर दिया गया तो कोई डिफरेंस, अगर 60 वस्तु की मांग हुआ तो 60 वस्तु पूर्ति कर दिया गया, तो दोनों में कोई अंतर ही देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला कमी होती है तो सवाल ही नहीं है, दोनों सिमिलर जा रहा है। दूसरा वृद्धि होती है, ये भी गलत है, कोई परिवर्तन नहीं होती है, ये सही बात है कि जितना मांग हो रही है उतना पूर्ति हो जा रही है, तो कमी या वृद्धि की कोई चांस ही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जब किसी वस्तु की मांग यानी डी डिमांड तथा पूर्ति यानी एस सप्लाई हो तो मांग आधिक्य की स्थिति को दर्शाता है। अधिक मतलब होता है, आप मान लीजिए मोर देन, अधिक मतलब मोर देन मान लीजिए कि अधिक, ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिमिलर लैंग्वेज में कि आधिक्य मतलब सर अधिक होता है। अब देखते हैं, सवाल बोल रहा है कि सर वस्तु की मांग तथा पूर्ति, वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो मांग आधिक्य की स्थिति, अधिक मतलब सर अधिक, तो अधिक देख रहे हैं, मांग जो है वो डी ग्रेटर देन एस है, ये तो हमारा सही दर्शा रहा है। अब अगला सर डी इक्वल टू एस यानी डिमांड बराबर सप्लाई, जितनी मांग हो रही है उतना ही सप्लाई, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि यहाँ अधिक का प्रयोग किया गया है सर, यानी यहाँ अधिक दर्शा दिया जा रहा है, अधिक की बात कर रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि डी माइनस एस ग्रेटर देन 0, सही बात है कि जब पहला ऑप्शन में देखिए कि सर पूर्ति से अधिक हो रहा है मांग, ये ग्रेटर देन है, तो मान लीजिए यहाँ अगर 5 यूनिट की मांग हो रहा है तो पूर्ति इससे कुछ कम 4 यूनिट होगा, तो हमारा बचा एक जो 0 से बड़ा है, जो 0 से बड़ा है, यानी ये ऑप्शन भी मेरा सही है, तो हो गया ऑप्शन ये, ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड सी। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न 14 क्या कह रहा है ये, कहता है जब किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से, यानी कीमत में इंक्रीज हो रहा है 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि होगी, वृद्धि यहाँ भी हो जा रही है और यहाँ कीमत में वृद्धि हो रही है 5%, पूर्ति में वृद्धि हो जा रही है
4%। तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा, सॉरी यहाँ मन नहीं मान होगा, कि पूर्ति की लोच का मान क्या होगा। तो देखते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ES बराबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर क्या पढ़े थे, कि पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो चलिए पुट करके देखते हैं। सप्लाई में प्रतिशत परिवर्तन यानी पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन मेरा कितना है, 4%। कितना है, 4%। तो चलिए ले लेते हैं, ये हो गया मेरा 4%, बटे प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन, तो प्राइस यानी कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन है, कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन है, 5। तो चलिए यहाँ 5 ले लेते हैं, 5%। अब हमारा परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, और जब 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.8, जो किस में निहित है, ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर मेरा जो है वो ऑप्शन सी है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कहता है पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए AR और MR में क्या संबंध होता है, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस मार्केट में AR और MR दोनों समान होते हैं, AR ग्रेटर देन MR, ये गलत है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर फुल्ली कॉम्पिटिटिव होने के कारण कोई भी उपभोक्ता इस क्षेत्र में क्रय करने के लिए आ सकता है, कोई विक्रय करने के लिए भी आ सकता है, और इस क्षेत्र में आ भी सकता है, किसी से बिना कोई परमिट लिए जा भी सकता है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि कोई सिंगल क्रेता या सिंगल विक्रेता कीमत को जरा सा भी प्रभावित नहीं कर सकता है। प्लस इस क्षेत्र में सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु भी इक्वल होता है, और इस क्षेत्र के फर्मों को किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट या वगैरह पर खर्च नहीं करना पड़ता है। इस वजह से पूर्ण प्रतियोगी फर्म में हमेशा कीमत एक समान होता है, तो यहाँ औसत रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों समान होता है, कभी किसी में अंतर देखने को मिलता ही नहीं, क्योंकि ये फुल्ली कॉम्पिटिटिव है। तो इस वजह से हमारा आंसर जो हो जाएगा AR = MR। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जब सीमांत आगम का मान 0 होती है, तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान खाली जगह होता है। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, तब इसका मान हो जाएगा 1। ये कह रहा है कि जब सीमांत आगम का मान 0 होता है, तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होता है, तो उस समय कीमत लोच का मान 1 होता है। तो चलिए, वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होती जा रही है, इससे आगे का प्रश्न हम लोग अगले दिन फिर वही मॉर्निंग टाइम में आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लेकर के आप लोगों के लिए आते रहेंगे। और कल भी बोले थे कि एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स के सवाल से आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारे सवाल का ऐसा तोड़ निकालेंगे कि एग्ज़ाम में सीधा वो टपकेगा, किसी से कोई परमिटेड लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में इकोनॉमिक्स के प्रश्न पर आप लोग अटैक कर देंगे सीधा, और प्रश्न छटपटा के अपना प्राण त्याग कर देगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। और अगर कोई प्रश्न में किसी भी तरह का आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ या समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में कभी उस वीडियो को लेकर के आएंगे और आप लोगों की सारी डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू। और हाँ, आप लोग वीडियो का तो मज़ा ले रहे हैं, प्रश्न को तो आप लोग दौड़ा के मार रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कर दो यार, घर का आदमी है। थैंक यू।